प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम इस पाठ का चौथा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा खंड। डॉक्टर अब्दुल कलाम से एक साक्षात्कार के अंश। सन 2010 में नव भारत टाइम्स में छपे इंटरव्यू के कुछ अंश। इस इंटरव्यू को राजेश मित्तल और नरेश तनेजा ने लिया था। भारत 2020 के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा? हमारे पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। 560 मिलियन युवा इस वक्त देश में हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के पास इतनी यूथ पावर नहीं है। हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कह सकें मैं इस काम को कर सकता हूँ। फिर यह मैं विस्तृत होकर हम में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़कर यह हम भारत में बदल जाएगा। एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? अब्दुल कलाम कहते हैं, एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो। एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो, जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं। ऐसी अच्छाई की जो बातें हैं वो 3 लोग ही सिखा सकते हैं। पहला है माता, दूसरा है पिता और तीसरा है हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। तो एक अच्छे आदमी के अब्दुल कलाम ने क्या लक्षण बताए हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो, उसे जैसे भगवान राम थे। वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं। पहला है माता, दूसरा है पिता और आपके या हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। ये 3 लोग हैं जो ऐसी अच्छाई की बातें हमें सिखा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं? साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं? यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है या आपकी ही परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे वह दिल का साफ हो, वह दिल का साफ सुथरा हो, वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं, माता, पिता और हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। आगे बढ़ते हैं। जीवन ने आपको क्या सबक सिखाए हैं? जीवन ने आपको क्या सबक
सिखाए हैं। पहला यह है कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। पहली बात क्या है? पहला यह कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरी बात है लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। दूसरी बात क्या है? लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। तीसरी बात क्या है? अपने जीवन से तीसरी बात क्या सीखी या क्या सबक सीखा? तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। चौथी चीज यह कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। चौथी बात क्या है? चौथी चीज यह है कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या सबक सिखाए, जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या सबक सिखाए, तो आप इसका उत्तर देंगे। जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को निम्न सबक सिखाए। जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को निम्न सबक सिखाए। पहला सबक यह है कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। जब ही हम जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरा सबक है लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। दूसरी बात क्या है? लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। चौथी चीज यह है कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। चौथी चीज यह है कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। कलाम क्या है? पूर्व राष्ट्रपति, एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन या कुछ और। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे आदमी के रूप में जाने। वैसे मुझे टीचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को सबसे प्रिय या सबसे ज़्यादा पसंद क्या था या क्या चीज़ थी या क्या था, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा पसंद टीचिंग थी। इसी तरीके से यहाँ पर कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। संकीर्ण का अर्थ होता है सक्रिय, तंग, तुच्छ का अर्थ होता है छोटी या घटिया, लक्ष्य का अर्थ होता है ध्येय, उद्देश्य, लालसा का अर्थ होता है मन की इच्छा, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य न आंका जा सके, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, सुशोभित का अर्थ होता है शोभायमान, पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी, निश्चिंतता का अर्थ होता है बेफिक्री, अभिन्न का अर्थ होता है जो भिन्न न हो, एक रूप, आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से संबंधित, ब्रह्मांड का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व, प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरुआती, चस्का का अर्थ होता है स्वाद,
इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है संस्थान, टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीक, डायरेक्टर का अर्थ होता है निदेशक या निर्देशक, इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है संपूर्णता, सम्मानित का अर्थ होता है जिसका सम्मान किया जाए, व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है क्रिया के बदले की क्रिया, भूमिगत का अर्थ होता है जमीन के नीचे, सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, अविवाहित का अर्थ होता है कुंवारा, अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना, समाहित का अर्थ होता है समाया हुआ, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, सुपुर्दे खाक का अर्थ होता है दफनाना, शख्सियत का अर्थ होता है व्यक्तित्व, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, क्षमता का अर्थ होता है सामर्थ्य या योग्यता, रिकमेंड का अर्थ होता है सिफारिश, नियंत्रित का अर्थ होता है काबू में, टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आगत शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आगत शब्द होते क्या हैं, आगत शब्द कहते किसे हैं। तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ आगत शब्द हैं जैसे इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कुछ अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं। ये सभी आगत शब्द हैं। आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से आगत शब्द छांटकर लिखिए। तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें। इसके बाद यहाँ पर मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी दे रखी है। मानक वर्तनी का यहाँ पर अर्थ है जैसे कि दंपत्ति। इस तरीके से हम दंपत्ति को लिखेंगे, दंपत्ति यहाँ लिखेंगे तो ये मानक रूप है, यानी कि इनको शुद्ध माना जाता है। और ये प्रचलित वर्तनी है, दंपत्ति हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए आप इन्हें भी याद करें कि कौन सा शब्द किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, तो आपको बड़ी सरलता होगी। इसके बाद अब हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मौखिक प्रश्न। यहाँ पर पहला मौखिक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म, सबसे पहला प्रश्न है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ। आप क्या उत्तर देंगे इसका? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को
राष्ट्रपति पद की शपथ ली? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। आप इसका उत्तर लिखेंगे। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम पक्षी लक्ष्मण था। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम पक्षी लक्ष्मण था। क्या नाम था? पक्षी लक्ष्मण। इसी तरीके से चौथा मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? 1980 में, चौथा प्रश्न है, 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे। 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है। डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? तो आप इसका उत्तर देंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इस तरीके से आज हमने इस पाठ को विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ें। और मैंने इस खंड में आपको जो भी प्रश्न पढ़ाए हैं और उनके मौखिक उत्तर मैंने आपको दिए हैं, आप उन सभी प्रश्नों को याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम इस पाठ का चौथा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा खंड। डॉक्टर अब्दुल कलाम से एक साक्षात्कार के अंश। सन 2010 में नव भारत टाइम्स में छपे इंटरव्यू के कुछ अंश। इस इंटरव्यू को राजेश मित्तल और नरेश तनेजा ने लिया था। भारत 2020 के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा? हमारे पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। 560 मिलियन युवा
इस वक्त देश में है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के पास इतनी यूथ पावर नहीं है। हम में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कह सकें मैं इस काम को कर सकता हूँ। फिर यह मैं विस्तृत होकर हम में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़कर यह हम भारत में बदल जाएगा। एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? अब्दुल कलाम कहते हैं एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो। एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गई। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं। ऐसी अच्छाई की जो बातें हैं वो 3 लोग ही सिखा सकते हैं। पहला है माता, दूसरा है पिता और तीसरा है हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। तो एक अच्छे आदमी के अब्दुल कलाम ने क्या लक्षण बताए हैं? वह दिल का साफ सुथरा हो, उसे जैसे भगवान राम थे। वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं। पहला है माता, दूसरा है पिता और आपके या हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। ये 3 लोग हैं जो ऐसी अच्छाई की बातें हमें सिखा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं? साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं? यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है या आपकी ही परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि साक्षात्कार में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक अच्छे आदमी के क्या लक्षण बताए हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे वह दिल का साफ हो, वह दिल का साफ सुथरा हो, वह दिल का साफ सुथरा हो जैसे भगवान राम थे। जब उनकी सौतेली माँ ने जंगल जाने के लिए कहा तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसी अच्छाई 3 लोग ही सिखा सकते हैं, माता, पिता और हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर। आगे बढ़ते हैं। जीवन ने आपको क्या सबक सिखाए हैं? जीवन ने आपको क्या सबक सिखाए हैं? पहला यह है कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। पहली बात क्या है? पहला यह कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरी बात है लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। दूसरी बात क्या है? लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। तीसरी बात क्या है? अपने जीवन से तीसरी बात क्या सीखी या क्या सबक सीखा? तीसरी बात मेहनत करते रहें और
काम में जुटे रहें। चौथी चीज यह कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। चौथी बात क्या है? चौथी चीज यह कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या सबक सिखाए, जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या सबक सिखाए, तो आप इसका उत्तर देंगे। जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को निम्न सबक सिखाए। जीवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को निम्न सबक सिखाए। पहला सबक यह है कि जब आप 20 साल से कम उम्र के हों तभी जीवन का लक्ष्य बना लें। जब भी हम जीवन का लक्ष्य बना लें। दूसरा सबक है लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। दूसरी बात क्या है? लगातार सीखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। तीसरी बात मेहनत करते रहें और काम में जुटे रहें। चौथी चीज यह है कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। चौथी चीज यह है कि जब कोई समस्या आए तो हालात और परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें और जीत हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। कलाम क्या है? पूर्व राष्ट्रपति, एक साइंटिस्ट, मिसाइल मैन या कुछ और। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे आदमी के रूप में जाने। वैसे मुझे टीचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को सबसे प्रिय या सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, या क्या चीज़ थी, या क्या था, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा पसंद टीचिंग थी। इसी तरीके से यहाँ पर कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। संकीर्ण का अर्थ होता है सक्रिय, तंग, तुच्छ का अर्थ होता है छोटी या घटिया, लक्ष्य का अर्थ होता है ध्येय, उद्देश्य, लालसा का अर्थ होता है मन की इच्छा, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य न आंका जा सके, प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि, सुशोभित का अर्थ होता है शोभायमान, पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी, निश्चिंतता का अर्थ होता है बेफिक्री, अभिन्न का अर्थ होता है जो भिन्न न हो, एक रूप, आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से संबंधित, ब्रह्मांड का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व, प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरुआती, चस्का का अर्थ होता है स्वाद, इंस्टीट्यूट का अर्थ होता है संस्थान, टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीक, डायरेक्टर का अर्थ होता है निदेशक या निर्देशक, इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है संपूर्णता, सम्मानित का अर्थ होता है जिसका सम्मान किया जाए, व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है क्रिया के बदले की क्रिया, भूमिगत का अर्थ होता है जमीन के नीचे, सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, अविवाहित का अर्थ होता है कुंवारा, अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना, समाहित का अर्थ होता है समाया हुआ, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, सुपुर्दे खाक का अर्थ होता है दफनाना, शख्सियत का अर्थ होता है व्यक्तित्व, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, क्षमता का अर्थ होता है सामर्थ्य या योग्यता, रिकमेंड का अर्थ होता है सिफारिश, नियंत्रित का अर्थ होता है काबू में, टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण। इसी तरीके से यहाँ पर
कुछ आगत शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आगत शब्द होते क्या हैं, आगत शब्द कहते किसे हैं। तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ आगत शब्द हैं जैसे इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कुछ अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं। ये सभी आगत शब्द हैं। आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से आगत शब्द छांटकर लिखिए। तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें। इसके बाद यहाँ पर मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी दे रखी है। मानक वर्तनी का यहाँ पर अर्थ है जैसे कि दंपत्ति, इस तरीके से हम दंपत्ति को लिखेंगे, दंपत्ति यहाँ लिखेंगे तो ये मानक रूप है, यानी कि इनको शुद्ध माना जाता है। और ये प्रचलित वर्तनी है, दंपत्ति हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए आप इन्हें भी याद करें कि कौन सा शब्द किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, तो आपको बड़ी सरलता होगी। इसके बाद अब हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मौखिक प्रश्न। यहाँ पर पहला मौखिक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म, सबसे पहला प्रश्न है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ। आप क्या उत्तर देंगे इसका? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। आप इसका उत्तर लिखेंगे रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम पक्षी लक्ष्मण था। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम पक्षी लक्ष्मण था। क्या नाम था? पक्षी लक्ष्मण। इसी तरीके से चौथा मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में
क्या उल्लेखनीय कार्य किया? 1980 में, चौथा प्रश्न है, 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे? तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इस तरीके से आज हमने इस पाठ को विस्तारपूर्वक विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ें। और मैंने इस खंड में आपको जो भी प्रश्न पढ़ाए हैं और उनके मौखिक उत्तर मैंने आपको दिए हैं, आप उन सभी प्रश्नों को याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।